चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो 2 लेक्चर करने हैं आज। चैप्टर सेकंड लिख लो, टॉपिक लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो। ये आपको वाटर डिमांड हो गया एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर में कौन कौन से सोर्स आते हैं? अब सोर्स ऑफ वाटर में आता है या तो होगा सरफेस वाटर, बता रखा है सारा, या होगा सब सरफेस वाटर, या होगा प्रेसिपिटेशन मतलब रेन। सरफेस वाटर और प्रेसिपिटेशन को डिस्कस नहीं कर रहे, वो पता ही हमारे को रिवर वाटर होता है, वो प्रेसिपिटेशन रेन के लिए होता है। हमें डिस्कस करना है सब सरफेस वाटर, इसी को स्टडी करेंगे। बाकी हाइड्रोलॉजी में सारा ये हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, ये हाइड्रोलॉजी में सेम पढ़ेंगे। सब सरफेस, और इस सब सरफेस क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर की हमें डिस्कशन करनी है। तो ग्राउंड वाटर मतलब सब सरफेस मतलब ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के नीचे। अब इन सबको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से फैक्टर्स जो डिस्कस होते हैं वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। इसमें परमेबिलिटी, पोरोसिटी डिटेल में पढ़ा देंगे, जो सोइल में पढ़ानी भी है आपको। तो यहाँ पे क्योंकि सोइल नहीं पढ़ी आपने, डिटेल में पढ़ लेंगे सारा। चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट सोर्स है मेरा सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर। चलो अब अल्टीमेटली अपन ने करना क्या है? अल्टीमेटली अपन ने पानी निकालना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लो, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसको। स्ट्रेट लाइन एक, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज द कैपिलरिटी वाटर, दिस इज द कैपिलरिटी। और कौन सा आता है? इंटरमीडिएट जोन। इसको छोटा करते, थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया। लो ये बना दिया। दिस इज दी, ये है मेरा जोन ऑफ रॉक फ्लोइज। ऊपर वाला है, नीचे वाला है अपना फ्रैक्चर फ्लोइज, रॉक फ्लोइज। दिस इज द जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर करेंगे सबसे पहले, ये है इंटरनल वाटर जोन। दिस इज द इंटरनल। इसको थोड़ा बड़ा ही कर दें क्या? देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। इसको बड़ा कर लो, क्योंकि बड़ा ही दिखाना मेरे को। सबसे बड़ा जोन यही होता है। इंटरनल वाटर, दिस इज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से आएगा कैपिलरिटी, पूरा नाम लिख देता हूँ अभी। उसका आता है इंटरमीडिएट जोन। उसके बाद ऊपर आता है सोयल रूट वाटर। सोयल रूट वाटर जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं। ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ।
लो, लिखो इसको। उसके बाद जोन ऑफ रॉक फ्लोज यहाँ तक है, जोन ऑफ रॉक। अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज दी, दिख रहा है क्या ये कलर, लिख दूँ? जोन ऑफ सैचुरेशन एंड दिस इज दी जोन ऑफ अनसैचुरेटेड या एरेशन। जोन ऑफ अनसैचुरेटेड या जोन ऑफ बोल सकते हैं इसको एरेशन। दिख तो रहा होगा, चलो लिख लो इसको, बनाओ इसको। अब ये ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर टेबल बना दो यहाँ पे। दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल। दिखने का नहीं, वाइट ले लो भाई। अरे वाइट तो हो गया, ये चलना बंद हो गया यार। वाइट तो कर दिया मैंने, ये भी क्या है ना, एक और लिया वायर का तो पूरा लिख दूँ इसको। कैपिलरी वाटर जोन लिख लो इसको, कैपिलरी वाटर जोन। दिस इज ग्राउंड वाटर जोन। इसमें S=1 होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है। बस 2-2 मिनट चार्ज करके करते जाएंगे। कि नहीं रोकने की जरूरत ही नहीं है, करो करो आप करो, जरूरत ही नहीं रोकने की। 2-2 मिनट चार्ज करके करते जाएंगे। चलो ये बनाओ तो सही, इतने में चार्ज हो जाएगा। बना दिया क्या? इंटरनल वाटर जोन, फ्लोवेज, फ्लोवेज, यस। हो गया? करें शुरू। हो गया? चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले रॉक फ्लोवेज से। अब रॉक फ्लोवेज नाम से पता लगा रहा है, रॉक मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम जो अर्थ के नीचे है। अर्थ के नीचे मतलब ये अर्थ है, इसको अर्थ बना दूँ। दिस इज दी अर्थ, ये अर्थ को शो करते हैं यहाँ, दिस इज दी, ठीक है, दिस इज दी अर्थ, ये अर्थ है। अब अर्थ के नीचे का जोन है सारे के सारे। अब जोन के अंदर अलग अलग जोन बना दिए मैंने। सबसे पहले बनाया आपका सोयल रूट वाटर, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, पता ही है आपको। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन का होता है कैपिलरी वाटर जोन, जिसमें कैपिलरी एक्शन होता है, जिसमें पानी ऊपर की तरफ आता है। उसका होता है ग्राउंड वाटर जोन, जहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे पानी से भरे हुए हैं। नेक्स्ट होता है इंटरनल वाटर जोन। इंटरनल वाटर जोन मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ का वाटर निकाल नहीं सकते हम लोग। यहाँ पे एक लावा प्रेजेंट होता है। लावा मतलब मोल्टन स्टेट में होते हैं, कोई वॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे जो मीडियम, यहाँ पे ये जो मीडियम है, ये सेवरल किलोमीटर्स का होता है। सबसे ज़्यादा किलोमीटर इसी के होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सारे का सारा जो ऊपर की सोयल है, मतलब जो मीडियम है, उस सबका वेट ये लेता है।
तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ज़्यादा वेट लेता है, अगर या तो खुद का वेट ले रहा हो या सारे मीडियम का वेट खुद ही ले रहा है ये, अगर ये सारे मीडियम का वेट ले रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो आपसे सवाल ये आया था आपका, अभी प्लास्टिक स्ट्रेसेस कौन से जोन में डेवलप होते हैं, तो या तो दे देगा इंटरमीडिएट वाटर जोन या दे देगा जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, ये दे देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, और इसको ये बोल देंगे, ठीक है। तो ये सवाल बनते हैं ऐसे कैसे। नेक्स्ट, अब इससे ऊपर वाला जोन कौन सा है, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर क्या कहता है, अब जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर में कौन से आते हैं, जो ग्राउंड वाटर जोन, कैपिलरी जोन, इंटरमीडिएट जोन और जोन ऑफ रूट वाटर, या ऐसा बोल सकते हो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक जोन ऑफ सैचुरेशन में, एक जोन ऑफ अनसैचुरेटेड एरेशन में। तो जोन ऑफ सैचुरेशन मतलब ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में क्या होता है, यहाँ पे ये खुद का वेट लेता है, ग्रेविटी के कारण पानी फ्लो करता है इसके अंदर, ठीक, ग्रेविटी के कारण फ्लो करता है, तो ऐसी कर, तो यहाँ पे कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ही बताते जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करो जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, या ऐसा करो 2 लाइन पहले लिख लो सारे के बारे में, सब सर्फेस के बारे में, उसका स्टार्ट करते हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, as the technical aspects required to use the groundwater, as the technical aspects required to use the groundwater as the source of water, groundwater as the source of water, is termed as development of groundwater, हो गया। नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू यार एक मिनट रुको ना, क्या होगा, with regard to the existence of water, below the earth crust, and it is classified as follows, अब ये सारे जोन्स हैं, ये एक टॉपिक बन गया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट करनी है हमें, ठीक है, सब सरफेस में। नेक्स्ट, अब अलग अलग जोन्स पढ़ेंगे। सबसे पहला नीचे वाला कौन सा जोन था, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। सबसे पहले जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, फर्स्ट जोन लिखिए। अब जोन ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट एक सवाल बनता है इससे, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, देखो इसको, इन दिस जोन medium particles are being subjected to permanent deformation, due to the application of plastic stresses। इस प्लास्टिक स्ट्रेसेस को हेडलाइन कर लेना। तो सवाल आता है, इसे डायरेक्ट पूछ लेता है, प्लास्टिक स्ट्रेसेस कौन से जोन में डेवलप होते हैं। प्लास्टिक स्ट्रेसेस induced by the weight of medium, present over it। लिखो इसको।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए उसमें, हेयर इन दिस जोन there is no availability of ground water, कोई ग्राउंड वाटर नहीं होता इसमें, there is no availability of ground water. And this zone is in molten state. This zone is in molten state, and this zone is in molten state. No voids occur in it. No voids occur. कोई voids नहीं होते इसके अंदर, तभी पानी नहीं होता. अगर voids होते तो पानी होता इसमें. नेक्स्ट, next point, water in this zone present inside the structure, which cannot be derived for engineering purposes. Hence it is termed as internal water zone. Thickness of zone extends up to several kilometers. Next, this zone is of no engineering significance because या सर नो सिग्निफिकेंस लिख लो, बहुत है इतना. नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस कहाँ पे? अप टू सेवरल किलोमीटर्स. आगे भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी. चलो लिखो, इतना बहुत है यार. यहाँ लिख लो, डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी, लिख लो उसको. हो गया. देखो इसमें क्या क्या बताया. देखो यहाँ पे आपको बताया भी, सबसे पहले तो बताया भी डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर टॉपिक है मेरा. उसके बताया जोन ऑफ रॉक फ्लोज क्या होता है. यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल है, मीडियम मतलब सोयल, जब सोयल के अंदर है ना सारा कुछ, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वहाँ पे वो सब्जेक्ट करता है क्या है, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है पार्टिकल्स की, जो क्योंकि वेट के कारण, ऊपर जो वेट काफ़ी है ना, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है. तो वहाँ पे स्ट्रेस कैसे जनरेट होंगे, प्लास्टिक मतलब वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते. तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे स्ट्रेस कौन से जनरेट होंगे, प्लास्टिक से जनरेट होंगे. उसके बाद बताया भाई यहाँ पे इस जोन के अंदर कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती हमारे को वाटर की, हमारे को कोई पानी मिलता नहीं है इसके अंदर. अवेलेबिलिटी मतलब हम इसमें से पानी निकाल नहीं सकते हैं इसमें से. एंड दिस जोन इज इन, यहाँ पे क्या है, लावा पाया जाता है क्योंकि मोल्टन स्टेट में होते हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं. वाटर इन दिस जोन प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड फॉर द इंजीनियरिंग पर्पसेस. कहता है वाटर तो है इसके अंदर, बट उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर. वो स्ट्रक्चरल वाटर है, मतलब वो उसके लिए जरूरी है, वो वही पानी है, उसको पानी को निकाल नहीं सकते हैं. तो इस तभी इसका नाम क्या रख दिया अपने, इंटरनल वाटर जोन रख दिया. नेक्स्ट बताया थिकनेस ऑफ दिस जोन. कहता है इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है. थिकनेस कितनी है, 7 किलोमीटर्स में जाती है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक होती है इसकी थिकनेस. तो इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है, तो इस जोन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें से पानी नहीं निकाल सकते.
पानी निकाल सकते हैं, हमारी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बात करो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ रॉक फ्लोइड बोलते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, सेकंड जोन रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। नेक्स्ट जोन है हमारा जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर क्या होता है? जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर मतलब जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे डिफॉर्मेशन कैसी होगी, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसमें इलास्टिक स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इसमें प्लास्टिक स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होते। कौन से स्ट्रेसेस होते हैं? इलास्टिक स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये पानी पे डिपेंड करेगा, जो खुद के वेट के कारण, जो ग्रेविटी के कारण जो स्ट्रेसेस आते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेसेस होते हैं। तो इसको बोल देंगे। फर्दर इसको डिवाइड करके हमने कितने पार्ट्स में, इसको फर्दर डिवाइड करके 2 पार्ट में, जोन ऑफ सैचुरेशन और जोन ऑफ अनसैचुरेटेड। तो जोन ऑफ सैचुरेशन और जोन ऑफ कौन सा अनसैचुरेटेड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक कैपिलरी वाटर जोन, अगला है अपना इंटरमीडिएट जोन, नेक्स्ट कौन सा ऊपर वाला सोइल रूट जोन। तो ये सारी कहानी है इसके अंदर। चलो इसमें भी लिख लो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, स्टार्ट करो। इन दिस जोन मीडियम पार्टिकल्स, in this zone medium particles are being subjected to elastic deformation, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इधर लिख रहा हूँ, काट देना उसको। अच्छा ये चल नहीं रहा। इन दिस जोन मीडियम पार्टिकल्स आर बीइंग सब्जेक्टेड टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, hence voids are present in this zone. Hence voids are present in this zone. Next point, second point, thickness of this zone, thickness of this zone extends up to 100 to 1000 meter, extends up to 100 to 1000 meter below the earth crust, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें। तीसरा पॉइंट है अपना, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? दिस इज जोन ऑफ एरेशन या सैचुरेशन, नेक्स्ट जोन ऑफ सैचुरेशन। चलो देख लो इसको। तो 4 लगा ले यार। क्या गर्मी होगी? हाँ चला के देख लो। चलो करो।
चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जोन है मेरा जोन ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट जोन लिखो, नेक्स्ट जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले जोन ऑफ एरेशन है, जोन ऑफ सेचुरेशन। पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं, जोन ऑफ सेचुरेशन। जोन ऑफ सेचुरेशन लिखिए, जोन ऑफ सेचुरेशन। अब सेचुरेशन का मतलब है, कहते हैं ये वो जोन है जहाँ पे ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पार्ट ही इसको कवर करेगा। किसको? जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट ये कवर करेगा। यहाँ पे वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जहाँ पे पानी प्रेजेंट होगा आपका। दूसरा, ये खुद के वेट के कारण जो ग्रेविटी के वेट, जो खुद के वेट के कारण जो लेते हैं वेट, वो वेट यहाँ पे कवर करेगा। दूसरा, और इसके अंदर एस की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। हम मान के चलते हैं इस जोन के अंदर जितना भी वॉइड्स हैं वो सारे पानी से भरे हुए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। तो लिखिए उसके बारे में, इट इज जोन in which it is a zone in which groundwater fill the voids, groundwater fill the, in which groundwater fill the voids up to the groundwater table level, up to the groundwater table level, groundwater table level। ये लिख दोगे? पूरा लिखूं? up to the groundwater table level. Water in this zone subjected to its own weight, खुद के वेट के कारण। नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, hydrostatic pressure prevails in this zone। नेक्स्ट, हाँ, prevails मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। prevails में कुछ भी लिख लो, इसमें अक्कर्स इंडिस लिख सकते हो, इसमें जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। it constitutes major part of जोन ऑफ, कौन सा था? जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। लिखो इसको। आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ इसके बारे में। देखो, अब एफ न्यूटन की थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा क्या है। अब यहाँ पे क्या बताया, जो इस जोन के अंदर जो पानी होगा वो कहाँ तक होगा? ग्राउंड वाटर टेबल लेवल तक। क्या ग्राउंड वाटर टेबल बना रखी है मैंने? ये देखो, बना रखी होगी। ये देखो, ये ग्राउंड वाटर टेबल बना है, ठीक है। जो पानी प्रेजेंट होगा ग्राउंड वाटर टेबल तक होगा। सबसे ज़्यादा पार्ट ये लेगा, स्केल में नहीं है तो ऐसे दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पार्ट यही लेगा ये, ठीक है ना। तो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर का सबसे ज़्यादा पार्ट ये वाला पार्ट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताया, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? रुके हुए पानी के कारण जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दूं, प्रेशर, अब प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, मतलब ये कौन सा वाटर का प्रेशर है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ जो वेट ऑफ वाटर होगा टू दी एरिया बोल दूँ, मतलब जो लोड लग रहा होगा। सो वेट ऑफ वाटर क्या ले सकते हो? वेट ऑफ वाटर को गामा किसके इक्वल होता है? गामा ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है? गामा ऑफ वाटर होता है वेट बाय वॉल्यूम, पढ़ा हुआ है। सो गामा ऑफ वाटर इनटू में वॉल्यूम लिख सकता हूँ, किसकी वैल्यू आ जाएगी? वेट ऑफ वाटर की, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? गामा ऑफ वाटर इनटू में वॉल्यूम डिवाइड बाय में एरिया। एरिया किसका? वाटर का। वॉल्यूम किसका? वाटर का। सो गामा ऑफ वाटर, इसको क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ वाटर इनटू में हाइट ऑफ वाटर टू दी एरिया ऑफ वाटर। एरिया ऑफ वाटर से एरिया वाटर गया। सो यहाँ से प्रेशर ऑफ वाटर किसके इक्वल आ गया? सो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये आपने पढ़ा होगा, ये हाइट ऑफ वाटर से गुना कर देते हैं, यहाँ से क्या आता है? प्रेशर ऑफ वाटर आता है। तो पढ़ भी रखा है, पोर वाटर प्रेशर भी बोलते हैं इसको। जब सॉइल में पढ़ेंगे पोर वाटर प्रेशर बोलेंगे,
यहाँ पे FM में पढ़ोगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल देंगे। तो ये सारे प्रेशर हैं सारे सारे। तो इन प्रेशर को क्या बोलते हैं? अब निकलता कैसे है? अब आपको किसी कंसर्न पॉइंट के ऊपर आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है। कुछ नहीं करना, जितनी भी हाइट ऑफ वाटर है उसको गुना करो गामा W से, बात करता हूँ। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है वो वैसे डिस्कस कर लिया, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, ठीक है। लिखना लिख लो। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे है क्या? गामा इंटू मैच, ठीक है। लिख लो इसको, दबा दो, वही इन्वर्टर चला लो। लिख लो इसको, लिखना हो गया। नेक्स्ट क्या बताया? लिखना है क्या ये? लिख लो थोड़ा सा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं? एक और बना ही लो, एक्स्ट्रा चीजें बता ही दूं, सोयल में जाके बतानी है। देखो देखो जैसे यहाँ सोयल के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सोयल के पार्टिकल। अब पानी कहाँ प्रेजेंट होगा? क्या पूरे में प्रेजेंट होगा? ये सोयल पार्टिकल्स है, वॉइड्स में होगा ना। मतलब पानी कहाँ प्रेजेंट होगा? अगर मैं पानी दिखा दूँ तो यहाँ पे पानी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये वॉइड्स में प्रेजेंट होगा इसके, ये दिखा दो। अरे कोई नहीं यार, पानी दिखाना है मेरे को। कौन सा ब्लू कलर? यार गंदा पानी। चलो मतलब पानी प्रेजेंट है। अल्टीमेटली मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रहा हूँ, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो जो पानी होता है, जैसे अभी परमेबिलिटी पढ़ेंगे, अभी परमेबिलिटी पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या करेगा वो पूरे का पानी मान लेगा जितने भी एरिया में पानी कर रहा है, क्योंकि उसकी तभी उसकी वो गलत हो गई थी। जो गलत तो क्या, उसने पूरा मान लिया था, तो उसमें एवरेज लेना पड़ गया था मुझे, वो आगे डिस्कशन होगा। तो मैं आपको हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लाई करता है? देखो डिस्ट्रीब्यूशन लाई करेगा आपका ऐसे, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसको बोलते हैं दिस इज गामा इनटू में HW। अब यहाँ से ऊपर कितना पानी है? दिस इज दी वाटर, कितना था? हाइट ऑफ वाटर था, यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर से गुना कर दिया गामा को। कहीं मर्जी निकालो, यहाँ निकालना है, कंसर्न पॉइंट ये है अभी, तो जितनी भी हाइट थी उसको गामा W से गुना कर दिया। यहाँ निकालना है, उससे गुना कर दो, जितना भी निकालना है उतना निकाल लो। इसको बोल देते हैं, सो इसको क्या बोलते हैं? गामा W। इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नेचर क्या होगा? यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, क्या नेचर होगा यहाँ पे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नेचर क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नेचर क्या होगा? मतलब पानी पानी पे लगा रहा होगा, पानी पानी पे फोर्स लगा रहा होगा। वो कैसे फोर्स लगा रहा होगा? एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सवाल बनता है ग्राउंड वाटर जोन में, जोन ऑफ सैचुरेशन में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नेचर कैसा होगा? कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। सो नेचर, ये भी लिख रहा हूँ ऐसे ही, नेचर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कंप्रेशन। सो पानी पानी पे कंप्रेस कर रहा होगा। अच्छा, अगर मैंने बोला यहाँ पे जो पानी है ये पानी पानी पे फोर्स लगा रहा है आपस में, तो यहाँ पे इफेक्ट कैसा हो जाएगा? यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? ये कोहेजन है क्या एडहेजन है? सेम पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सेम मतलब कोहेजन फिनोमेना हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछ लेता है फिनोमेना कौन सा लग रहा है यहाँ पे कोहेजन फिनोमेना लग रहा है। बात करो तो मतलब एक सारी चीज़ें हैं, ये FM से रिलेट कर देगा सारी सारी, समझ गए ना। सेम पार्टिकल आपस में जब फोर्स लगाते हैं कोहेजन होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फोर्स लगाएगा, उसको एडहेजन बोल देंगे। जैसे पानी लगा रहा है सोयल पार्टिकल पे फोर्स, उसको बोल दिया एडहेजन। पानी पानी पे लगा रहा है, क्या बोल दिया? कोहेजन। तो ये सारे नेचर हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कंप्रेशन। लिख लो इसको भी, अभी डिस्ट्रीब्यूशन में बता दूंगा इसका। नेक्स्ट कौन सा है? जोन ऑफ एरेशन रह गया। चलो एरेशन लिखो, जोन ऑफ एरेशन। इसमें पहले लिखवा देता हूँ, बता ज़्यादा दूंगा इसमें, ठीक है, थोड़ा लिख लेना। नेक्स्ट जोन ऑफ, यार मेरे को ये कलर ज़्यादा सही लग रहा है वाला, ठीक लग रहा है ना ये? जोन ऑफ एरेशन या जोन ऑफ अनसैचुरेटेड जोन है, लिखो इसमें। इन दिस जोन
in this zone, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से लिख लो द जोन, सीधा लिखो दिस जोन, काट के लिख लो दिस जोन extends, this zone extends from groundwater zone to groundwater zone to groundwater zone to groundwater zone to ground surface, groundwater zone to ground surface. Next, it is further divided into three parts. It is further divided into three parts. कौन कौन से हैं? फर्स्ट कैपिलरी जोन, सेकंड इंटरमीडिएट जोन, थर्ड सोयल रूट जोन. ये लिख लो, बाकी समझा आपको ज़्यादा देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ने का इतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब जोन ऑफ एरेशन है, ग्राउंड वाटर जोन हो गया. यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, सैचुरेशन क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, क्योंकि वाटर जो है. अब नेक्स्ट आपको पता लग रहा है पहला जोन कौन सा है, कैपिलरी जोन. कैपिलरी का क्या मतलब होता है, कैपिलरी फिनोमेना बताइए किसका है, एफएम से पता ही होगा. कैपिलरी इज द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल, पता है ना. कैपिलरी मतलब यहाँ पे पानी राइज कर रहा है. अब पानी राइज कौन सा कर रहा है, देखो इसको बना के दिखाता हूँ. ये भी दिस इज दी, कहाँ गया, ये लो. अब ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर क्या कर रहा है, ये राइज कर रहा है. दिस इज द राइज. यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊँ आपको, डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे ग्राउंड वाटर पे आप कंप्रेस कर रहा था, और ग्राउंड वाटर से जब ऊपर जाएंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स करने लग जाएंगे. मतलब ये अपने ऊपर पुश करने लग जाएंगे. हाँ, यहाँ तो पुश कर रहे थे, वहाँ पे पुल करने लग जाएंगे, एक दूसरे को धक्का देने लग जाएंगे. धक्का देंगे तो पानी क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने लग जाएगा. तो मतलब पुल करेंगे तो मतलब प्रेशर जो है, समझ गए आप, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो प्रेशर पानी का करता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा. तो उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर जोन. यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1 होती है. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, दिस इज दी ग्राउंड वाटर टेबल. अगर ग्राउंड वाटर टेबल है, यहाँ पे पानी जो है, ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे. तो अगर यहाँ पे कंप्रेस कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे क्या करने लगे, ये पुल करने लग गए. यहाँ पे पुल करने लगे, और पुल करते करते यहाँ पे सोयल पार्टिकल भी होगा. किसी सोयल पार्टिकल. अब यहाँ से मेरे को क्या क्या समझ आया, ये जो जोन ऑफ एरेशन है, यहाँ पे फिनोमेना कौन कौन से लाइक करेंगे. यहाँ पे फिनोमेना लाइक करेंगे, एक तो कैपिलरी करेगी ना, एक तो कैपिलरी कर रही है. यहाँ पे कैपिलरी के बाद यहाँ पे करेगा एक कोहेजन मतलब जो पानी पे लगाएगा. दूसरा करेगा एडेशन मतलब जो पानी किस पे लगा रहा है, सोयल पार्टिकल पे लगा रहा है. तो ये सारे फिनोमेना इस पे लाइक करेंगे. यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी, एस इज लेस देन 1 रहेगी. अच्छा, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, अभी आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाया था प्रेशर का. अगर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा लो आप कंप्रेशन, यहाँ पे लगा लो नेगेटिव. यहाँ पे ये हो गया टेंशन जोन, ये कौन सा हो गया, दिस इज कंप्रेशन जोन, ये लिख लो. सो इससे ऊपर कौन सा जोन होता है, टेंशन जोन, जहाँ पे वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, पुल करते हैं. और नेचर कैसा होता है वहाँ पे, टेंसाइल. अगर मैं ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की बात करूं, वहां पे क्या करेंगे, कंप्रेशन. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का नीचे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन. ऊपर क्या हो जाएगा, टेंशन. यही सवाल आएंगे सारे के सारे. नोट कर लो इसको, लिखवा नहीं रहा हूँ, इसमें बता दिया आपको सारा, ठीक है. लिख लो इसको, दिस इज H2O. और कुछ पूछना दिक्कत है बताओ.
ये सारा हो गया, जोन्स खत्म हो गए। कैपिलैरिटी बता दिया, इंटरमीडिएट जोन भी क्या है, ऊपर जाता रहेगा, मतलब वहाँ पे भी वॉइड्स पूरे फुल नहीं होंगे, ऊपर जाके तो कुछ होएगा ही नहीं, वहाँ से पानी थोड़ी निकाल सकते हो आप, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो चाहिए बल्कि पानी देना पड़ेगा उनको। चलो नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट करती हैं, उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालो। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग प्रॉपर्टी, most important, depends upon following property. Depends upon following property. First property है मेरी porosity. porosity क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है? वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब वॉइड्स के अंदर जो पानी की स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? पोरोसिटी बोलते हैं। अब पोरोसिटी को फॉर्मूला वाइज कैसे कहेंगे? वॉल्यूम वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितने पानी स्टोर किया हुआ है टू दी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, उसको पोरोसिटी बोल देते हैं। तो अब पोरोसिटी का रिलेशन आता है मेरा, पोरोसिटी का रिलेशन आता है किसके साथ? साइज ऑफ द पार्टिकल के साथ। वो सवाल पूछता है साइज ऑफ द पार्टिकल में अगर मैं डिस्कस करूं, दो साइज के पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से? एक कोर्स ग्रेन पार्टिकल होते हैं, दूसरा होते हैं अपने फाइन ग्रेन पार्टिकल। दो पार्टिकल होते हैं, एक कोर्स ग्रेन, एक फाइन ग्रेन। अच्छा, कोर्स ग्रेन पार्टिकल है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल अगर मैंने कहा कोई वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम मैंने फिक्स कर रखा है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स में पार्टिकल कितने होंगे? कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कोर्स ग्रेन कम होंगे। और फाइन ग्रेन पार्टिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब ये बताओ नंबर ऑफ वॉइड्स किस में ज़्यादा होंगे? हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, फाइन में ज़्यादा होंगे। अच्छा, मैंने कहा आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में ज़्यादा होगा? अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? अरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ पार्टिकल पे। अब साइज ऑफ पार्टिकल से पता लगा मेरे को। अब सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? कोर्स ग्रेन का। उसका सरफेस एरिया कितना है? कम है उसका सरफेस एरिया। एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं, जब मैं पूरे की बात करता हूँ तब सरफेस एरिया क्या होता है? उसका कम हो जाता है। किसका? कोर्स ग्रेन का। समझे कैसे? जब क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है ना मेरा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल से गुना करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है? सरफेस एरिया क्या आ जाता है अपना? ज़्यादा आ जाता है। अब मुझे रिलेशन बताओ पोरोसिटी और साइज ऑफ द पार्टिकल में। पोरोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? कोर्स ग्रेन की ज़्यादा होगी या फाइन ग्रेन की? सारा वो बता दिया आपको। पोरोसिटी देख लो, एक दिमाग लगा लो। एक बार जो सारी चीज़ें बताई है ना, इसको अपना लिख के देख लो बेशक। अब मेरे को ये बताओ, यही सवाल आएगा, आपको बोलेगा पोरोसिटी का रिलेशन क्या है साइज ऑफ पार्टिकल से? हो गया? वॉल्यूम कैसे ज़्यादा होगा उसका? नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, नंबर ऑफ वॉइड्स भी ज़्यादा है उसमें, नंबर ऑफ वॉइड भी ज़्यादा है। इतना दिमाग भी लगा पा रहे। किसका ज़्यादा होगा? अरे बना के देख लो। चलो पॉजिटिव में कर लेते हैं। ये है, ये कौन सा है?
ये कोर्स बना दिया, ये कोर्स है। ये बताओ, दिस इज, ये सॉफ्टवेयर बना देते हैं। चलो बताओ, किस में ज़्यादा होगा? फाइन में क्या ज़्यादा होगा? मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ पोरोसिटी का और डायमीटर का। पोरोसिटी का डायमीटर, ये सवाल आना है। क्या लिख दूँ? यूनिवर्सल। अब समझ आ गई कैसे? देखो यहाँ पे मैंने कहा आपको, यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा है, ठीक है। अगर एक बात करें, सरफेस एरिया एक का ज़्यादा होगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पे? कम होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे, अरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स कम हो जाएंगे ना नंबर ऑफ पार्टिकल के कारण। टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो कम हो जाएंगे ना, तो वॉल्यूम वॉइड किस में ज़्यादा? फाइन में ज़्यादा। अगर फाइन में ज़्यादा तो मतलब पोरोसिटी किसकी ज़्यादा? फाइन की ज़्यादा। पोरोसिटी उसकी ज़्यादा, साइज ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ये सवाल पूछता है, तो ये एक सवाल आता है, स्टार लगा लो इस पर। इसका सवाल तो पूछेगा। अब इसको इसी को रिलेट करते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में यही आएगा, ये पार्टिकल बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इसी में सवाल आएगा। चलो पोरोसिटी डेफिनेशन लिखते हैं, खत्म करते हैं इसको। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब पढ़े नहीं हुए ना, सोल थोड़ी डिस्कस कर लिया सारा। चलो पोरोसिटी के बारे में लिखो। इट रिप्रेजेंट द, लिख लिया क्या सबने? ये लिखना है, सुनिए लिखना है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इट रिप्रेजेंट्स द, it represents the volume of voids in the medium, volume of voids in the medium, and signifies the volume of voids in the medium and signifies the water storage capacity. Water storage capacity. Second point, it is defined as the, it is defined as the ratio of volume of voids to the total volume, अच्छा, क्या पोरोसिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है? पोरोसिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? क्या पोरोसिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है? क्या पोरोसिटी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? अब टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम वॉइड किसके इक्वल है? एयर प्लस में वाटर के। सो 3 चीज़ें होगी इसमें, वॉल्यूम वॉइड्स प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या ये 1 के इक्वल हो सकती है पोरोसिटी? कभी नहीं हो पाएगी ना। तो पोरोसिटी एक्चुअल में है क्या? ये है। क्या ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहाँ जाएंगे फिर अगर 1 होगी तो? सो पोरोसिटी की वो लिख लो, पोरोसिटी किसके इक्वल होगा? दिस इज दी, ये लिख लो, 0 भी नहीं हो सकते, ये गलती से लगा दिया। चलो ये इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। 0 से 1 के बीच में लाएगा। नेक्स्ट लिखो तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन दी, साइज ऑफ द पार्टिकल। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ पार्टिकल पे। तो रेशियो क्या आ जाएगा? दिस इज 1 बाय में डी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा दिया आपको, ठीक है क्या? ये ऐसे ही लिखा होगा वहाँ पे भी, ये बता दिया आपको क्या कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिखिए परमेबिलिटी। लिख लिया तुमने?
गया, इन्वर्टर गया। ये बंद कर दो, ये धीरे धीरे लाइट बंद करते जाना। परमेबिलिटी, नेक्स्ट लिखो परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। आज थोड़ा डीपली पढ़ाया था इसको, कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं हम के से, परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या होता है परमेबिलिटी? परमेबिलिटी क्या होता है? पानी के फ्लो होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। तो एबिलिटी है ये पानी के जो फ्लो होने की, उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। अब परमेबिलिटी को अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो परमेबिलिटी को फाइंड आउट करूं तो अगर डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी समझा दूं क्या? चलो पहले डायग्राम बना देते हैं। आगे डायग्राम पहले ही बना देता हूँ, सही आ जाएगा तो सही समझा देंगे। और ऊपर बनाते हैं। ये तो हर सब्जेक्ट में है यार, सोयल में, हाइड्रोलॉजी में, एनवायरनमेंट में। पंखा बंद कर दो। अरे इतनी तेज मत बोलो यार। कर तो वो ऑन तो कर रहा हो, क्या पता चालू आ गई हो लाइट। क्या बात होगी? कौन है? तो लाइट ऑन कर लेगा बाहर की। चलो हो गया, बनाओ फटाफट से भाई। तुम तो बना भी दिया। हाई स्पीड चल रहे हो तुम तो यार। इसकी जो लेंथ है, लेंथ L है। ये हर सब्जेक्ट में पढ़ोगे, इन्वायरमेंट में, इरिगेशन में भी आता है, हाइड्रोलॉजी में भी आता है, सोयल में भी आता है, हर जगह पढ़ना है ये। और अभी पढ़ लोगे तो बढ़िया है, अभी पढ़ा देता हूँ। हो गया, पूरा बना लिया। इसकी डेप्थ D लिख लो,
इसकी विड्थ बी लिख लो मीडियम की, बस बहुत है इतना, साथ साथ और बाकी लिख लेंगे। हो गया, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें डेफिनेशन लिखो पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम, ability of medium to permit the, it is the ability of medium to permit the flow of fluid, to permit the flow of fluid, permit the flow of fluid through its interconnecting voids, through its interconnecting voids। येलो से लिखती मच्छर आने लग गए इसमें। सेकंड लिखो, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय डार्सी लॉ, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय डार्सी लॉ as rate of flow, Darcy law as the rate of flow through the medium, per unit area, through the medium per unit area under unit hydraulic gradient, under unit हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अंडर यूनिट, अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर तक ये डेफिनेशन भी डार्सी लॉ वाली। हो गया, नेक्स्ट, एज पर डार्सी लॉ, एज पर डार्सी लॉ, एज पर डार्सी लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, करो 15 मिनट तो यूपीएस भी चलेगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V क्या है, V वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, अरे कर लो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, I क्या है, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दिस इज I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है वो पढ़ेंगे हम, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हो गया, नेक्स्ट, अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है देखो, व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्योंकि एफएम नहीं पढ़ी, यहीं पे बता रहा हूँ सारा थोड़ा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, कैसे करें? कर दो एक बार, अभी चल जाएगा 15-20 मिनट और। दिस इज हाइड्रोलिक हेड लॉस, हाइड्रोलिक हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे जिस लेंथ के अंदर बात कर रहा हूँ, हाइड्रोलिक हेड लॉस टू द लेंथ, या लेंथ ऑफ फ्लो लिख सकते हो आप इसको, लेंथ ऑफ फ्लो। अब हाइड्रोलिक हेड लॉस क्या होता है, अब जब एफएम में पढ़ोगे आप, हाइड्रोलिक हेड लॉस होता है मेरा डेटम हेड प्लस में
प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं हम डेटम हेड प्लस में प्रेशर हेड। अब दो चीज़ें होती हैं हाइड्रोलिक हेड लॉस में। अब डेटम हेड क्या होता है? डेटम हेड होता है जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से कंसर्न पॉइंट तक जो हेड होगा वो डेटम हेड होगा। मान लो हम डेटम हेड ऐसा हेड लेते हैं जो दोनों में इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी रहे। मान लो मैंने यहाँ मान लिया दिस इज रेफरेंस लाइन, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, इसको मान लो स्टार, डबल स्टार, ये मेरा क्या है? ये मेरा रेफरेंस लाइन है। कंसर्न पॉइंट कौन सा है मेरा? सारी कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं हम? यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हेड कितना हो जाएगा? दिस इज दी डेटम हेड फॉर द फर्स्ट सेक्शन। यहाँ से लेके कंसर्न मेरी रेफरेंस लाइन तो यही रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अब टोटल जो आपका हेड है, अब टोटल जो हेड है हाइड्रोलिक हेड लॉस है, डेटम हेड किसके इक्वल है? जेड फर्स्ट सेक्शन का, प्लस में टोटल हेड में प्रेशर हेड कितना है? दिस इज H1, ठीक है। जेड प्लस में H1, माइनस में जेड प्लस में H2 डिवाइड बाय किसका हो जाएगा? दिस इज द लेंथ ऑफ द फ्लो, ठीक है। सो जब इसको मैं सोल्व करूंगा जेड से जेड कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस इज H1 माइनस में H2 डिवाइड बाय L। आपने ये पढ़ा होगा। आपसे अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूँ ना हाइड्रोलिक हेड लॉस क्या होता है, सर हेड का डिफरेंस डिवाइड बाय L, आप तो ये पढ़ोगे। एक्चुअल में ये होता है, क्योंकि ये FM में जाके पता लगता है। FM में जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जब आते हैं ना, सबसे पहले ये पढ़ाता हूँ मैं आपको, शायद मैंने करवाई भी होगी, ओपन चैनल फ्लो में बताया होगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये होता है H1 माइनस में H2 डिवाइड बाय L। हो गया? चलो, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके इक्वल आ गया? दिस इज I इज इक्वल टू, सो H1 माइनस में H2 किसके इक्वल? HL डिवाइड बाय में L। ये हेड लॉस डिवाइड बाय में L आता है। सो अगर मैं फिगर में शो करूँ तो दिस इज H1 H2, तो डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा? ये यहाँ तक जा रहा है, ये क्या आएगा? अरे वो HL आएगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक H2 है। दिस इज H2 एंड दिस इज HL, ये HL है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ये जो लाइन लग रही है, ये लाइन देख रहे हो? कलर दूसरा कर देता हूँ, रेड लूँ क्या? वाइट ले लो, वाइट लो। स्ट्रेट लाइन, ये देखो, ये देख रहे हो? ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दिस इज HGL। पढ़ी होगी, थोड़ी पढ़ी होगी, है ना? चलो, जो भी पढ़ी है यही है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और इसका दूसरा नाम भी एक और भी होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का दूसरा नाम होता है मेरा पीजोमेट्रिक सरफेस और पीजोमेट्रिक सरफेस। अभी इसके बाद वही स्टार्ट कर रहे हैं अपन FM, पीजोमेट्रिक सरफेस, ये पीजोमेट्रिक सरफेस HGL और पीजोमेट्रिक सरफेस इसको बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये भी गया, कर दो भाई।